हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फटाफट बच्चों आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग प्लीज़ जो भी आ रहे हैं लाइव आप लोग शेयर कीजिए लिंक को और सभी बच्चों को कनेक्ट कीजिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए और बताइए कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल इंजीनियर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। मास्टर हम लोग कोर्स ले रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे हमारा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग क्यों स्टार्ट किए हैं मैकेनिकल को लेकर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इसी से मेरा 3 अदर सब्जेक्ट निकला है। दैट इज वाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज वेरी फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से भरा हुआ ये सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से डील कर लोगे तो आप अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो। और खासकर सॉम टॉम फ्लूइड में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, राइट। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर हम लोग का है एंड मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ यानी कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट में अधिकतर नहीं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। उस टाइम पीरियड में मेरा टारगेट रहता है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो आप लोग अगर कोई पर्सनली चीज़ मुझे मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं Q&A वीडियो बना दूंगा कोई वीक में ताकि आप लोग ये सभी चीज़ डाउट पूछे। अभी टारगेट आप लोग को शांत रहना और देखना कंटेंट पे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी चीज़ को समझना है, क्योंकि यू नो दैट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं मास्टर कोर्स चल रहा है सब्जेक्ट वाइज। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैं हर वो चीज़ छोटा से लेकर एडवांस तक मैं बताऊंगा, चाहे थ्योरी रहे, डेरिवेशन रहे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहे जो प्रीवियस एजीए में पूछा गया, सब चीज़ मैं कराऊंगा। इस सब्जेक्ट को अगर आप देख लोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप मास्टर तो बन ही जाओगे। इसके अलावे जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सॉम टर्म और आपका फ्लूइड निकला है, उस सब्जेक्ट को भी पढ़ने में काफ़ी ईजी लगता है। दैट इज़ वाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए मैं पहले ये बता देता हूँ कि हम लोग फर्स्ट जो मेरा क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि सर जी क्या होता है मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। 2 मिनट में आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। सर हम लोग समझे थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जब हम लोग का स्टडी करते हैं बॉडी का, वो या तो रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में रहता है। यानी कि मैकेनिक्स कम अंडर द स्टडी ऑफ बॉडी अंडर रेस्ट और इन मोशन। मतलब कोई भी वस्तु जब वो मेरा रुका हुआ है, तो अगर रुका हुआ है तो इक्विलिब्रियम में रुका हुआ, क्यों रुका हुआ है, कहीं ना कहीं नीचे में रेजिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या फिर कोई ना कोई मेरा बैलेंस फोर्स कर करेगा तभी तो वो चीज़ रुका हुआ है। अब मान लो एक बॉल लो, क्रिकेट या फिर क्रिकेट बॉल लो, क्रिकेट बॉल को फील्ड में फेंको तो क्या करेगा, ग्रास में घास में जाते रहेगा, एक टाइम पीरियड के बाद वो रुक जाता है। तो रुकता क्यों है, कहीं ना कहीं उसमें कोई रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो हम लोग यानी कि वो जब वो रुका हुआ तब भी कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है, और जब वो मोशन कर रहा है तो किसी ना किसी फोर्स के चलते वो मोशन कर रहा है। तो फोर्स और फोर्स का इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ना हम लोग ये देखे थे कि ये जो मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो कहाँ से निर्माण हुआ है, कहाँ से उद्भव हुआ है। तो बेसिकली ये मेरा फिजिक्स आया है। अब बात करेंगे सर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल बॉडी। मैं वन लाइनर वाइज आप लोग को समझाऊं, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल बॉडी। अब बोलेंगे सर फिजिकल बॉडी क्या आता है। फिजिकल बॉडी जो हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका कुछ वजन होता है, जो कुछ स्पेस घेरता है, ठीक है, ये सभी चीज़ होता है फिजिकल बॉडी। जैसे इमोशन, आपको अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, इसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, वजन कर सकते हो, जगह घेरता है नहीं, तो वो मेरा क्या है, फिजिकल बॉडी नहीं है। तो उसको हम लोग फिजिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। तो हम लोग फिजिक्स में वही सभी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं जिसका एग्जिस्टेंस है मेरा, जैसे ड्रीम, सपना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसको हम लोग फिजिकल बॉडी नहीं मानेंगे। तो फिजिक्स मतलब समझ गए। अब फिजिक्स में ही अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं मेरा फोर्स के बारे में और फोर्स के इफेक्ट के बारे में, तो उसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग फिजिक्स में ही सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, बल के बारे में पढ़ते हैं और बल के द्वारा क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो फोर्स लगाएं तो मान लो फोर्स लगा किसी चीज़ को तोड़ रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो टूट गया, तो उसका इफेक्ट देखें। तो अगर फोर्स और फोर्स का इफेक्ट देते तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मैकेनिक्स। अब और 2 टर्म मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी मेरा रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब फोर्स तो लगा है बट वो रुका हुआ है, मतलब इतना हम फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं कि उसको मोशन में ला पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स के चलते वो चीज़ रेस्ट में है। लेकिन अगर फोर्स हम लोग इतना लगा लिए कि वो मोशन करने लगा तो बॉडी मोशन में चल गया, यानी कि उसका इफेक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या देखे, फोर्स यानी कि फोर्स के चलते इतना कम फोर्स लगाएं तो रेस्ट में, लेकिन जब उसका ज़्यादा फोर्स लगाएं तो फोर्स का इफेक्ट नजर आए, दैट इज योर मोशन। तो यानी कि मैं इसीलिए ये आपको बताया था, आपका डेफिनेशन बताया था कि मैकेनिक्स कम अंडर दी स्टडी ऑफ बॉडी अंडर द रेस्ट और इन मोशन। चलिए ये मैं आप लोग को बताया था। फिर हम लोग समझे थे
कि मैकेनिक्स मेरा 3 पार्ट निकला है, सोम निकला, टॉम निकला और आपका एफएम निकला है। ये तो समझ गए सर कि मैकेनिक्स मीन्स मतलब कोई भी बॉडी जिसका हम लोग उस बॉडी में फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं और फोर्स का इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो सोम में बात करो, सोम में भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, क्या लगा के, फोर्स लगा के उसका इफेक्ट देखते हैं। भाई स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है, इतना लोड लगा उसके बाद वो टूट गया, मतलब लोड लगाएं, लोड यानी फोर्स और उसका फोर्स का इफेक्ट के चलते टूटा, तो क्या हो गया यहाँ पे उसका इफेक्ट देखें। आ जाओ टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन में भी मशीन का हम लोग चेक करते हैं कितना उसका, भाई जैसे कोई चीज़ कनेक्टिंग रड कितना मेरा रेसिप्रोकेट करता है, कितना वो घूमता है, तो ये सभी चीज़ वहाँ भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एफएम हाइड्रोमैकेनिक्स यानी फ्लूइड का बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन में क्या होता है, जो भी फ्लूइड माने पानी, जैसे पाइप में कितना पानी भरा है, चैनल में कितना पानी जा रहा है, वाल्व में आ रहा है, इनलेट एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स के चलते कितना इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे टरबाइन के ब्लेड से हम लोग पानी क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड में गिरा के उसको रोटेट करवाते हैं, फिर उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो फोर्स का भी तो इफेक्ट है ना, तो उसका फोर्स और फोर्स का इफेक्ट, तो तीनों जगह में हम लोग फोर्स और फोर्स का इफेक्ट देखते हैं। बट ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब बात आता है थोड़ा डिफरेंस है तीनों में, क्या क्या डिफरेंस है वो देखो। अगर मैं बात करूँगा सोम का, तो ये हम लोग स्टेटिक इसको कहते हैं, स्टेटिक मैकेनिक्स। क्यों सर, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी चीज़ मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, यानी फोर्स और फोर्स का स्टडी पढ़ते हैं, वो हम लोग रेस्ट कंडीशन पे। याद करो सोम में क्या पढ़ते हैं, बीम के बारे में, जैसे आप सुने होंगे, आपका रहता कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये समझ रहे हो ना, लोड के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सभी क्या रहता है, एक मेरा कोई भी जैसे एक बीम लिए, तो वो को हम लोग रेस्ट रखें, रेस्ट कंडीशन में रख के और इसको हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये हम लोग फिक्स कहीं रखते हैं। आप देखे होंगे ना, कैंटिलीवर बीम को एक जगह फिक्स किए, फिक्स बीम को दोनों तरफ फिक्स कर देते हैं, ठीक है, हैंगिंग बीम रहता है, तो ये सभी में क्या रहता है, फिक्स रख के बीम को, रोलर को या फिर कोई स्पेसिमेन को हम लोग फोर्स लगाते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। ये तो यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एट रेस्ट, इसीलिए हम लोग, मैंने कहा आपसे कि हम लोग इसको बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्टैटिक, किसको, आपके सोम को। ना बात करते हैं हम लोग डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स, अब मैकेनिक्स में अगर बात करेंगे हम लोग टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स मैकेनिक्स। क्यों सर, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो मेरा करता है मोशन में रहता है। क्या रहता है, मोशन में। जैसे एक तो हो जाता है मेरा प्योर मोशन और एक हो जाता है मेरा मोशन एंड इट्स कॉज। मतलब अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पता करेंगे कि फोर्सेस जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, जैसे कोई बॉडी मैंने कहा था 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स, बस ये हम लोग लगाना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। 10 न्यूटन का लगा, बस ये देखना चाह रहे हैं, इधर से 50 न्यूटन का लगा, ये देख रहे हैं, इतना न्यूटन का लगा, इसका इफेक्ट के बारे में हम लोग को नहीं जानना है, तो वो हो जाता है मेरा काइनेमेटिक्स। लेकिन काइनेटिक्स क्या आ जाता है कि फोर्स के साथ साथ उसका इफेक्ट भी देख रहे हैं, जैसे फोर्स के चलते वो मुड़ रहा है, बेंड कर रहा है, कपल क्रिएट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट देखें। तो जब फोर्स के साथ साथ यानी मोशन के साथ साथ उसका कॉज देखते हैं, कॉज माने कारण, गति के चलते क्या कारण उसको देखने में, जैसे कार गति में है तो आप बीच में आ गए तो आपको मार सकता है, तो उसके उसी मोशन के चलते। अगर धीरे रहा, आप बोलोगे कितना एक्सीडेंट हुआ, और कोई बच्चा आ जाता रोड के सामने, तो आप क्या पूछते हो, गाड़ी कितना स्पीड था, तो आप बोलते हो कि बाइक था, बाइक मेरा स्लो जा रहा था तो कम चोट लगा होगा, या ज़्यादा स्पीड था तो ज़्यादा चोट लगा होगा। तो आप क्या देख रहे हो, मोशन और मोशन का कारण, मोशन और मोशन का कोज, तो वही चीज़ हो गया जब इसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज योर काइनेटिक्स। तो चूंकि हम लोग यहाँ मैकेनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई फोर्स है, फोर्स लगा रहे हैं बॉडी में, और उसके चलते क्या उसमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कितना टाइम तक वो अपना स्ट्रेंथ को बनाए रख रहा है, ये सभी चीज़ देखते हैं। कपल देखते हैं, फोर्सेस, बेंडिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स देखते हैं, शेयर फोर्स देखते हैं, कपल जैसे मैंने कहा ये सभी देखते हैं। तो ये चीज़ हो गया डायनेमिक्स। एंड लास्ट मेरा आ जाता है दैट इज योर हाइड्रोमैकेनिक्स। क्या हम लोग देखते हैं, हाइड्रोमैकेनिक्स। हाइड्रोमैकेनिक्स में क्या होता है, जो हम लोग पानी में देखते हैं, क्या वाटर में कितना फोर्स लग रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो रेस्ट में रहे या फ्लूइड में रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोमैकेनिक्स। इसमें भी वही चीज़ है, मैकेनिक्स मतलब फोर्स और फोर्स का इफेक्ट, लेकिन वाटर में, चाहे वो पानी मेरा रेस्ट में रुका हुआ पानी या फिर बहते रहना पानी, जैसे नदी का पानी, वो भी कहीं ना कहीं मेरा एक ग्रेविटी के फोर्स चलते पानी बहता है, तभी ना ऊपर से नीचे बहता है, इजंट इट। और जब ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं, जैसे पंप के थ्रू ले जाते हैं, तो वहाँ भी तो फोर्स लगा रहे हैं, तब जाकर लिफ्ट कर रहा है मेरा, तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो ये हो गया मैकेनिक्स का 3 चैप्टर। चलिए फिर हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग बात किए थे फोर्स सिस्टम के बारे में, कि इतना जो हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, फोर्स और फोर्स का इफेक्ट, तो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे फाउंड आउट करते हैं। अगर मेरा एक बॉडी में ढेर सारा फोर्स लग रहा है, जैसे एक बॉडी में ढेर सारा फोर्स लग रहा है F1 F2, तो इसका मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब इन तीनों फोर्स को क्या हम लोग एक फोर्स से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स क्या होता है कि रिजल्टेंट इज दी होल इफेक्ट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग पढ़ना, रिजल्टेंट इज दी होल इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी में
हजारों तरह का अगर लोड लग रहा है ना, अलग अलग फोर्सेस लग रहा है, उन सभी को कैलकुलेट करके एक जगह बता दी। जैसे मैंने कहा था 10 10 10 10 10 10 करके 10 लग रहा है, तो आप क्या करो, एक फोर्स दिखा और 100 बता दो। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? इस तरह करके मान लो एक बॉडी है, इसमें मेरा यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ से लगा मेरा 5 न्यूटन का, यहाँ से लगा मेरा 5 न्यूटन का। तो आप सिंपली बोल दिए कि एक मेरा बॉडी था, इसमें मेरा 20 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट लोड हो गया। क्योंकि देखो 10 5 15 5 20 सिंपल, तो ये जो 20 हुआ दैट इज योर रिजल्टेंट। चलिए ये चीज़ हो गया। फिर हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे वेक्टर का, जैसे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हम लोग ये देखे थे कि अगर मेरा एक ट्रेंगल है और मेरा पहला साइड पहला फोर्स दिखा रहा है, वेक्टर फोर्स दिखा रहा है, दूसरा साइड मेरा दूसरा वेक्टर फोर्स दिखा रहा है, तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसको जो क्लोज करता है ना वो मेरा रिजल्टेंट देता है, और जो एरो रहता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस ट्रेंगल को क्लोज करता है वो मेरा रिजल्टेंट है। जैसे V3 इक्वल टू V1 प्लस V2, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेक्टर रिजल्टेंट। देन हम लोग बात किए थे कि रिजल्टेंट अगर पैरेलल फोर्स रहा तो क्या करेंगे और नॉन पैरेलल रहा तो क्या करेंगे। तो पैरेलल के लिए तो काफ़ी ईजी है। पैरेलल अगर फोर्सेस रहा तो क्या करते हैं, सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं R इक्वल टू P1 प्लस P2 जब मेरा सेम डायरेक्शन में रहता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो उसको हम लोग नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे। नाउ आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को यही पढ़ना और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले बताना चाहूँगा। आप ये बोल सकते हो कि सर कल जो आप पढ़ाए थे उसी चीज़ को आप फिर से रिपीट कराएं, बहुत सारा चीज़। देखो 2-3 क्लास जो मैं लूँगा ना वो आपका बेसिक्स है, क्योंकि यही आपका स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप जब कोई भी आप किसी फील्ड में जाते हो, जैसे आप मान लो कि सीखना चाहते हो कोई चीज़, जैसे आप कार चलाना सीखना चाहते हो, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, कैसे हम लोग चलाएंगे। बस थोड़ा सा आप सीख गए उसके बाद तो कोई भी चला सकते हो, आप कोई भी व्हीकल चला सकते हो, चाहे कार रहे या फिर वेरियस तरह का कार रहे, सब कोई भी चेंज आप सीख सकते हो। तो दैट इज वाई जो आपको आगे चलकर जो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ओरिजिनल चीज़ पढ़ेंगे ना वो अभी तक आया नहीं है। तो उस चीज़ तक के लिए मैं आपको इतना बिल्डअप मजबूत कर देना चाहता हूँ फाउंडेशन, ताकि वहाँ जब जाएंगे तो आपको मजा आएगा। डेटे वे मैं टाइम ले रहा हूँ, तो आप लोग को ये सब चीज़ बोर नहीं होना है कि सर ये कल पढ़ाए थे, यानी पहले क्लास में जो पढ़ाए थे वही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो मैं ये कहा कि भाई अभी तक आपने कहा कि अगर मेरा रिजल्ट इस तरह करके रहा, पैरेलल रहा। पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, एक फोर्स दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस मेरा सेम है, जैसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरा सेम है तो पैरेलल हो गया। नॉन पैरेलल मींस क्या था, ये देखो मेरा नॉन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं आके मिल जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल। पैरेलल मतलब जिसके बीच में डिस्टेंस सेम रहे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, दूरी सेम है। ये कभी आपस में मिलेगा, कभी नहीं, जाते रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन पैरेलल फोर्सेस का कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये तो पैरेलल हो गया, पैरेलल क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस मेरा सेम है। यहाँ भी डिस्टेंस कहीं भी जाएंगे, अगर ये 5 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे 5 मीटर का रहेगा, यहाँ भी जाएंगे 5 मीटर रहेगा, इनफाइनाइट तक 5 मीटर ही रहेगा। लेकिन मेरा अगर नॉन पैरेलल रहा, इस तरह गया और एक इस तरह गया, तो फिर इस सभी का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अब जब यहाँ नॉन पैरेलल आ जाता है ना, तो आप लोग सिंपल तरीके से माइनस और घटा के माइनस प्लस करके आप रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तब आपको यूज करना पड़ेगा वेरी कुछ लॉज होता है, बहुत सारा ऐसा लॉ होता है, रूल होता है, उस रूल के थ्रू, उस थ्योरम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो नॉन पैरेलल फोर्सेस का। उसमें से एक मेरा इंपॉर्टेंट, अभी मैं बहुत बताऊंगा आपका थ्योरम आता है, लेकिन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पे देख के कुछ बच्चों को लगेगा होगा सर जी ये तो मैथ का टर्म है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है पहले ये समझो। आप लोग सुने होंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही होता है, आयत जिसको बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, हिंदी से बोलते हैं आयत। तो आयत को बस थोड़ा सा टिल्ट कर दो, मतलब ये जो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे पैरेलल है ना, आयत का आपको पता है ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, और ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, आपस में आपने आमने सामने का भुजा समान होता है। क्या होता है, ये अपना रेक्टेंगल में होता है, लेकिन इसमें भी समान होता है। लेकिन करेंगे क्या, ये देखो आपस में पैरेलल जा रहा है ना, देखो ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, मतलब कभी टच नहीं करेगा। लेकिन बस इस पैरेलल को खत्म करना, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऐसे कर दिए, पैरेलल तभी भी रहता है, बस खाली टिल्ट कर दिए, ऐसे कर दी। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ भी आमने सामने बराबर है, ये दोनों सामने बराबर है, और अभी भी पैरेलल है, अभी भी ये पैरेलल है, अभी भी ये पैरेलल है। बट हम लोग किए क्या, सिर्फ ये किए कि थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, थोड़ा सा क्या कर दिए, टिल्ट कर दिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब देखो इसमें क्या होता है पहले समझते हैं, इसको पहले समझते हैं, डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये समझो कि इसमें होता क्या है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें ये होता है बाबू, इसमें ये होता है माय डियर स्टूडेंट, कि अगर
आपका दो फोर्सेस है, मान लो ये मेरा P फोर्स है और एक मेरा Q फोर्स है, ठीक है। एक पॉइंट से अगर P एंड Q दो फोर्स निकल रहा है तो इसको आप रिजल्टेंट, क्योंकि ये तो आपका नॉन पैरेलल फोर्सेस हो गया, आपको पता है ना ये मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, ये मेरा नॉन पैरेलल है क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। पैरेलल फोर्स कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, और देखो कट कर रहा है यानी नॉन पैरेलल फोर्सेस है। चलिए सर, अब इसका सर रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कहा गया पैरेललोग्राम बना के, तो एक काम करो इसका पैरेललोग्राम बनाओ। तो अगर मैं इस तरह करके रो बना के, एक सेकंड, ये मैं इस तरह करके एक में पैरेललोग्राम बना दिया। अब देखो पैरेललोग्राम बन गया ना, तो पैरेललोग्राम ये बन गया। अब इसका जो डायगोनल रहेगा ना, ये मेरा रिजल्टेंट देगा। दूसरा कलर से मैं दिखाता हूं, इसका जो डायगोनल रहेगा यही मेरा रिजल्टेंट देगा। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वो क्या देगा? मेरा रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस। समझ आया कि यानी सर पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना काफी इजी है। सेम डायरेक्शन पे रहा तो जोड़ दिए, अपोजिट रहा तो माइनस कर दिए, बड़ा से छोटा को। बट द पॉइंट इज, जब मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस होगा ना सर, तो इसमें बहुत सारा मेथड होता है। लेकिन अभी सर आपने ये कहा कि अगर दो फोर्स दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दो फोर्स था, एक P फोर्स था एक Q फोर्स था, और वो मेरा नॉन पैरेलल है, तो सर इसको हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करके उसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो डायगोनल देगा। क्या देगा? डायगोनल इसका रिजल्टेंट देता है। यही स्टेटमेंट कहा गया। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है? आपसे ये बोल सकता है कि ये बताइए कि ये मेरा कंकरेंट फोर्स रहता है फिर नॉन कंकरेंट। अब ये क्या होता है सर? देखो, अगर आपसे पूछेगा कंकरेंट मींस क्या होता है ना, कंकरेंट मींस होता है एक पॉइंट से निकला हुआ सारा फोर्सेस, उसको बोलते हैं कंकरेंट। और नॉन कंकरेंट मतलब देखो, जैसे नॉन करंट एक मेरा, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल दिया नॉन कंकरेंट, एक सेकेंड, नॉन कंकरेंट मीन्स क्या होता है? देखो, एक फोर्स यहाँ गया, एक फोर्स यहाँ गया, एक फोर्स यहाँ जा रहा है, एक फोर्स यहाँ जा रहा है, क्या कोई भी एक पॉइंट से निकल रहा है? लेकिन पहले वाले में देखो सभी का सभी फोर्स जो है एक ही पॉइंट से आपका निकल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंकरेंट फोर्स, जो एक पॉइंट से निकले। समझ आई मेरी बात? चलिए, तो यहाँ से आप देख के बताओ कि क्या ये मेरा कंकरेंट फोर्स है या फिर नॉन कंकरेंट है। तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा कंकरेंट नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सही, नॉन करंट, ये मेरा कैसा है? कंकरेंट फोर्स है। दूसरा नॉन पैरेलल फोर्स है। तीसरा ये मेरा है कोलिनियर नहीं बोलेंगे इसको, कोप्लेनर बोलेंगे। कोलिनियर अलग चीज है, एक लाइन। अच्छा चलिए मैं बता ही देता हूँ कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर जब एक ही लाइन पे सारा का सारा फोर्सेस आता है ना, इसको कोलिनियर बोलते हैं। वैसे हम लोग सभी चीज पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे बात करता कोप्लेन क्या होता है? एक प्लेन पे अगर सभी फोर्स आ रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या है? कोप्लेनर। जैसे मैं समझा रहा हूँ इसको भी, देखो ये मान लो 3 एक्सिस है, एक एक्सिस मेरा गया ऊपर तरफ y, एक मेरा ये गया x, ये गया z। अगर मैं तीनों प्लेन को आप लोग को दिखाऊंगा तो ये मेरा पहला प्लेन आ जाएगा। घर का दीवार समझो ना आप, सिंपली आप जो नीचे हो ना, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार में आप समझ जाओगे। घर में जहाँ भी आप जिस रूम में बैठे हुए हो, बेड में, वो नीचे वाला देखो जिसमें आपका बेड है या फिर चेयर है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो टेबल में, उसके नीचे एक फ्लोर मेरा नीचे है, तो एक पहला दीवार। दूसरा दीवार सामने वाला, आप देखो सामने वाला देखो, और तीसरा बगल वाला देखो। तो ये तीन आपका क्या प्लेन है, प्लेन मतलब अलग अलग प्लेन। अब मैं ये कह रहा है कि जो हम लोग ये नॉन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है, इसके लिए क्या मुझे 3 प्लेन का जरूरत पड़ता है, 2 प्लेन का जरूरत पड़ता है, या फिर सिर्फ एक प्लेन का जरूरत पड़ता है? अगर एक प्लेन होगा तो उसको बोलेंगे कोप्लेन। को मीन्स होता है एक, तो कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में। तो आप खुद ही देखो, एक ही प्लेन में तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ये गया P, ये गया मेरा Q, और यहाँ पे मैं हम पैरेललोग्राम बनाए और यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट दिया, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये मेरा कोप्लेनर है। क्या मैंने कहा? कोप्लेनर कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, अब आप समझ गए तो अब डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या बोलता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, डेफिनेशन देखो। देखिए डियर, डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन मेरा ये कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ, ठीक है, यहाँ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दी two adjacent side of the parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram passing through the point of the application of these forces। सिंपल वही चीज का। अब बोलोगे सर ये इंग्लिश इतना पढ़े, थोड़ा समझा तो दीजिए। देखो बाबू, जो मैंने कहा एकदम लाइन को आप तोड़ तोड़ के समझ सकते हो। देखो मैं आप लोग को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। सबसे कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे सब एक्टिंग कर रहा है, एक सेकंड मैं डार्क थोड़ा ले दूँ,
टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, देखो एक पॉइंट से मेरा निकला दो फोर्स था, पी एंड क्यू था, ठीक है सर, बिल्कुल सही कहें आप। आगे बढ़ते हैं, कहा गया विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, भाई वेक्टर है ना, अभी जस्ट मैंने कहा था वेक्टर को जोड़ते हैं पी प्लस क्यू से, तो एरो दिखाते हैं उसको तो वेक्टर कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, स्केलर और वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन भी रहता है, तो वेक्टर में डायरेक्शन है तो डायरेक्शन है, एंड मैग्नीट्यूड करने का मतलब क्या है, उसका वैल्यू। जैसे आप बोलोगे कितना घंटा पढ़ाई की, तो 2 घंटा, तो 2 घंटा जो बोले ना वो आपका वैल्यू हुआ। आप बोलेंगे आप दुकान गए कुछ सामान लाने, तो कितना लाए ना, 4 किलो चावल लाए, 2 किलो चीनी लाए, तो वो जो 2 किलो और 4 किलो वो वैल्यू हुआ। लेकिन जो वेक्टर रहता है, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। जैसे फोर्स 10 किलो न्यूटन लगाएं या फिर न्यूटन लगाए किसी बॉडी में, तो ये मेरा क्या हो गया, फोर्स हुआ, लेकिन इसका डायरेक्शन भी रहता है कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर नीचे मूव करना है तो हम लोग इस डायरेक्शन पे फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो फोर्स के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और उसका डायरेक्शन दिया गया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ, ठीक है, क्योंकि फोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो फोर्स ऑब्वियसली बात है वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बता चुका हूँ। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, वो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में ओनली आपका मैग्नीट्यूड रहता है, जैसे टाइम 4 घंटा 5 घंटा, तो सिर्फ और सिर्फ वो में आपको टाइम का जरूरत है, 4 घंटा, 4 घंटा डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा मिटा दिया हम, फिर से कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो भाई कुछ डायरेक्शन पे है और कुछ मैग्नीट्यूड है, जैसे P एंड Q, यही आपका मैग्नीट्यूड हो गया। या फिर मान लो ये मेरा मान लो 10 न्यूटन का है, ये मेरा 15 न्यूटन का है, तो एक पॉइंट से निकला 2 फोर्स। आगे क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट बाय दी टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो बोल रहा है इसको हम लोग पैरेललोग्राम का दो आमने सामने एडजेसेंट साइड से दर्शा सकते हैं। तो वही हम लोग किए, हम लोग क्या किए थे, इसको पैरेललोग्राम बना लिए थे, और पैरेललोग्राम बना के हम लोग दोनों, एक सेकंड, पैरेललोग्राम जैसे इस तरह बन जाएगा, दोनों एडजेसेंट साइड, दो मेरा साइड हो गया ना, पहला साइड हो गया, ये मेरा दूसरा साइड हो गया, तो एडजेसेंट साइड से दिखा सकते हैं। आगे क्या कहा गया, मैं पढ़ता हूँ, एडजेसेंट साइड देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब उसके बाद अगर ऐसा होगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो मेरा क्या डायगोनल बताएगा इस पैरेललोग्राम का। तो देखो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन सा हो जाएगा, ये डायगोनल होगा, और यही मेरा क्या देगा, रिजल्टेंट आपका देता है। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द, ये फोर्स क्या बोल रहा है कि ये भी जो रिजल्टेंट भी होगा ये भी इसी पॉइंट से आकर टच करेगा। ये दोनों फोर्स भी देखो, ये फोर्स पहला फोर्स निकला यहीं से निकला, दूसरा फोर्स भी यहीं निकला, और रिजल्ट में जा रहा ना वो भी इसी पॉइंट से आकर टच कर रहा, वो बता रहा है। समझ आए स्टेटमेंट, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसा समझो कि आप लाइव भर ना भूलो, दो फोर्स को लिए पैरेललोग्राम बनाए, डायगोनल रिजल्टेंट दे दिया, दैट्स इट, ये स्टेटमेंट का है। अब इसका डेरिवेशन चाहे तो हम लोग समझ सकते हैं, डेरिवेशन आपका समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब कुछ बताए हैं, लेकिन चलिए मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं इसको मिटा दूँ, आपको समझते चलिएगा, मैं आपको A to Z बताऊँगा। अभी आप समझ गए होंगे, मैं ले लेता हूँ क्या, एक मैं अलग कलर ले लेता हूँ, जैसे कि ले लेता हूँ ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन नहीं है। दो फोर्स मेरा था, तो एक फोर्स था मेरा यहाँ से क्या, ये ले लिए O पॉइंट, एक पॉइंट से निकला था दो फोर्स, एक मेरा Q निकल रहा है फोर्स, देखो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, एक फोर्स Q निकला, एक निकला P फोर्स निकला, यहाँ से क्या निकला मेरा P फोर्स निकला, ठीक है सर, O पॉइंट से निकल रहा है मेरा, ठीक। कहा गया अगर इसको पैरेललोग्राम बनाया जाए, तो मैंने क्या किया, इस तरह करके पैरेललोग्राम डॉट डॉट करके पैरेललोग्राम, चलो मैं यहाँ लाइन से दिखा देता हूँ, एक मेरा पैरेललोग्राम बन के रेडी हो गया, ये चीज़ हो गया सर। तो इसका डायगोनल कौन देगा, डायगोनल जो होता है वही मेरा रिजल्टेंट देगा, डायगोनल क्या देगा, मेरा रिजल्टेंट देगा, तो सर रिजल्टेंट निकल गया। नाउ अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे निकालना क्या, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। रिजल्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट मेरा तो OC है, यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको तो OC ही फाइंड आउट करना ना, O एंड C, यही तो आपका रिजल्टेंट है। तो अगर R फाइंड आउट हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस, तो मुझे पता चल जाएगा रिजल्टेंट क्या है। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है सर। तो मुझे सर अब OC फाइंड आउट करना, अच्छा तो मैं ये बोलूँ कि आपको देखो सर सा OC, और मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये मेरा रिजल्टेंट देगा, तो इसको डॉट डॉट करके एक ट्रेंगल में बना देता हूँ, ये इस तरह करके डॉट डॉट करके मैंने ये कहा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो रेड से मैं दिखाता हूँ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वाला लाइन था ना, इस तरह करके अगर देखें तो ये मेरा एक अच्छा खासा एक मेरा ट्रेंगल बन के रेडी हो गया, ट्रेंगल बन के रेडी हो गया। तो यू नो दैट ट्रेंगल का सबसे बड़ा वाला ये हाइपो हो जाता है, और ये मेरा क्या जाता है, ये हाइपो है, नीचे वाला बेस हो जाता है, एंगल के जस्ट बगल वाला मेरा परपेंडिकुलर होता है, तो PBH आ गया, PB मेरा H बन गया। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, OC चाहिए, OC मतलब हाइपो चाहिए। यू नो दैट हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सब बच्चा जानता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कोई भी इस तरह का अगर ट्रेंगल रहता है, तो अगर ये H रहा, ये P रहा, ये B रहा, तो लोग जानते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों, क्योंकि H सबसे बड़ा होता है, दोनों को जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, ठीक है।
सेम एकदम बेसिक पाइथागोरस प्रमेय जो है वो बच्चा वाला चीज हम लोग यहाँ पे यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं इस सबको मिटाता हूँ और फिर से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से कैसे क्या किए, देखो OCD हम लोग लिए, OCD मतलब ट्रेंगल OCND, इस ट्रेंगल का बात करें। इस ट्रेंगल में देखो पाइथागोरस प्रमेय यूज किए हैं, तो OC इक्वल टू कहा गया OC इक्वल टू OD प्लस CD। देखो यहाँ पे क्या कहा है मैंने, OC इक्वल टू OD प्लस आपका CD, तो ये ट्रेंगल हम लोग लिए, बिल्कुल सर ले सकते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखो अगर आप लोग OD को ध्यान से देखोगे तो OD कहाँ से है, O से लेकर D, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो OD को नहीं लिख सकते हैं OB प्लस BD, क्योंकि यही दोनों से मिलके बना है। तो सेम मैंने कहा OD इक्वल टू यहाँ पे कर दिए, देखो यहाँ पे O है, B है और D है, तो OB प्लस BD, तो OB प्लस BD कर दिए, और CD का CD मेरा यहाँ पे अभी है। नाउ अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खाली यही चीज़ किया गया है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेंगल किए और आपका पैरेललोग्राम कहाँ से कहाँ तक था, आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम तो मेरा यहाँ से लेकर यहीं तक था, किसी और कलर से मैं ब्लैक से दिखाता हूँ। पैरेललोग्राम कहाँ तक था, यहाँ से लेकर ये था मेरा पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम है और एक हम लोग यहाँ पे ट्रेंगल एक्स्ट्रा बनाए, तो आप ध्यान दो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेरा और एक ट्रेंगल मुझे मिल गया, और एक ट्रेंगल यहाँ से लेकर एक यहाँ तक मिल गया, ये ट्रेंगल एक मिल गया, एक्स्ट्रा मिला मेरा, जो भी मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से लिखा रहा हूँ, लाइट ब्लू से, ये मेरा क्या ट्रेंगल और एक बन गया। तो यहाँ से देखो एक मेरा C और D आ रहा है, तो इस CD को, इस ट्रेंगल से फिर CD हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे BD भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर वाला और CD वाला ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, फिर से देखो यहाँ पे दिया गया है B, D और C लिया गया है, तो BD में ये हाइपो हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, इधर वाला P हो गया, ये मेरा B हो गया, ये H हो गया, तो P हो गया, B हो गया, हो गया। तो मैं कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए इस थीटा, ये वाला थीटा वैल्यू, क्योंकि अगर मेरा ये थीटा था, एक सेकंड पूरा मैं डिलीट करता हूँ। अब बोलेंगे सर ये थीटा कहाँ से हुआ, समझो यहाँ पे जो थीटा हम लोग लिए ना, बेसिकली ये दो फोर्सेस है ना, इन दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल को हम लोग थीटा लेके चले हैं, थीटा लेके चले हैं। तो अगर दो पैरेलल रहता और ये लाइन मेरा कटा, अगर यहाँ मेरा थीटा गया और ये भी पैरेलल जाएगा, तो ये भी तो थीटा ले सकते हैं। तो सेम यहाँ पे अगर हम लोग थीटा, क्योंकि ये दोनों मेरा पैरेलल ही है, दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है क्योंकि पैरेलल है, तो अगर थीटा यहाँ पे रहेगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा एंगल, तो ये भी हम लोग यहाँ पे थीटा ले लिए। चलिए इतना आप समझ गए। नाउ तो हम लोग का कहाँ तक आ गया था, हम लोग का यहाँ तक आ गया था, एक सेकंड ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस यूज किए और फाइनल मुझे एक वैल्यू मिला सी डी स्क्वायर इक्वल टू OD प्लस BD, और फिर हम लोग OD इक्वल टू यहाँ पे पुट किए, क्या किए, OD इक्वल टू क्या पुट किए, OD इक्वल टू पुट किए OB प्लस BD, तो इसका स्क्वायर आ गया। चलिए सर ये मेरा आ गया, इतना आ गया। चलिए अब देखो इसको हम लोग कैसे ब्रेक डाउन किए। यहाँ से अगर मैं OB का बात करूँ ना, तो OB को हम लोग लिख सकते थे, OB को लिख सकते थे P। ऐसा क्यों सर, एक सेकंड ना, ऐसा क्यों किए सर, OB को आप P क्यों लिखे, कि देखो O से लेकर B तक तो P फोर्स दिया गया था और O से लेकर A तक तो Q फोर्स दिया गया था, ठीक है। चलिए तो मैंने OB को P फोर्स लिखा। चलिए अब बात करते हैं सर BD कहाँ से आएगा, तो देखो BD मेरा ये था, यानी कि ये वाला BD, यहाँ से लेकर यहाँ तक BD, एंड CD का बात करेंगे तो CD आपका ये था। तो इन दोनों को फिर से हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा से निकाले, क्यों, क्योंकि यो ना साइन थीटा से क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो अगर यहाँ से थीटा कर लेंगे तो P/H क्या होगा, P/H, तो P के जगह में CD, तो CD डिवाइड बाय BC, तो यहाँ से देखो साइन थीटा इक्वल टू निकाले हैं। अब मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हर मैं चीज़ को बताऊँगा, डोंट वरी, आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए तो मैं हाईलाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग निकाले हैं BC प्लस CD, तो ये मेरा CD था, ये मेरा BC था, बेस और आपका आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से CD इक्वल टू निकल गया, मेरा CD इक्वल टू क्या निकल गया, साइन थीटा BC, और सेम इसी तरह कोस थीटा इक्वल टू निकाले हम लोग, कोस थीटा क्या होता है, P/B होता है, देखो यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा इक्वल टू P/B और कोस थीटा इक्वल टू B/H। एक होता है आपका P/H, होता है B/H। आप ये तो आप लोग बचपन में सुने होंगे ना ट्रिक, पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल, और हम लोग ये वाला लेते थे साइन P/H, कोस आ जाता था B/H, साइन कॉस 10 आ जाता था P/B, ये नीचे वाला B होगा P/B, और फिर इसे आ जाता था कोसेक, सेक और कॉट। तो हम लोग साइन और कोस ले लिए और यहाँ से दोनों का वैल्यू मुझे मिल गया, दोनों का क्या हो गया, वैल्यू मुझे मिल गया। तो यहाँ से आपको दो चीज़ का पता होना चाहिए कि हम लोग देखो यहाँ से क्या किए, एक CD इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ से,
और एक हम लोग को सी डी के बाद बी डी इक्वल टू यहाँ से मिल गया। इसी को हम लोग बी डी इधर ले आए और बी डी के बाद यहाँ मुझे फाइनल मिल गया। तो सी डी और बी डी मुझे मिल गया। तो सेम यहाँ से देखो, एक तो आप लोग जस्ट मैंने कहा था कि ओ बी के जगह में हम लोग पी यहाँ पे लिख दिए, बचा मेरा यहाँ पे क्या बचा था मेरा यहाँ पे बी डी। तो बी डी की जगह में क्या किए, देखो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, बी डी की जगह में। तो बी डी के जगह में हम लोग यहाँ पे कर दिए क्या, देखो बी डी इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे, क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्यू कॉस थीटा इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब बचा यहाँ पे क्या, क्यू साइन थीटा। तो क्यू साइन थीटा को मैं अलग हाईलाइट से दिखाऊं, क्यू साइन थीटा कहाँ से आया, तो देखो सी डी इक्वल टू जस्ट निकाले हम लोग क्या, सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए क्या, क्यू साइन थीटा ना, स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, राइट। और ये पूरा का पूरा ओबी प्लस बी डी का होल स्क्वायर था, तो इसलिए पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। चलिए तो हम लोग फिर से यहाँ से लिख दिए, कुछ नहीं अब किए, अब क्या किए, अब ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, पूरा का पूरा मैं होल दिखाता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस वही किए हैं, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। तो 2a माने p और b क्या, क्यू कॉस थीटा, 2ab। और जो मेरा क्यू कॉस आपका ये था उसको हम लोग नीचे का नीचे रख दिए। चलिए ये मेरा हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई यहाँ पे क्यू कॉस थीटा है और यहाँ पे क्यू साइन थीटा है, इन दोनों को देखो मैं हाईलाइट से दिखाता हूँ, ए टू जेड में आप लोग को दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों से अगर क्यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा बचता क्या, चलो मैं सामने वाले सीधा सीधा करके लिखता हूँ। ये मैंने कहा पी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर साइन थीटा को मैंने लाया, इस वाले को सबसे लास्ट वाला, फिर हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ये को लाया हूँ, इसको मैंने यहाँ ले आया और क्यू कॉस थीटा को यहाँ ले आया, और बाकी ये जो था इसको मैंने यहाँ कर दिया। चलिए इतना कर दिया तो आप खुद ही देखो यहाँ पे आप देखोगे एंड यू नो दैट कि सर जी यहाँ से देख के लग रहा है कि यहाँ पे मेरा क्यू कॉस थीटा एंड क्यू साइन थीटा, अगर मैं क्यू स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा पी तो आ गया स्क्वायर और यहाँ से मेरा बचा क्या, ओनली क्यू स्क्वायर। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ से, यहाँ मैंने क्या किया, इन दोनों से, इन तीन दोनों से मैंने क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया। तो क्यू स्क्वायर को कॉमन लेगा तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। तो ये पूरा कट किया मेरा 1 बचा, ओनली क्या बचेगा मेरा क्यू स्क्वायर। तो मैंने बस यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर लिखा है। इन पूरा का पूरा वैल्यू क्या मेरा आया, क्यू स्क्वायर आया, और जो लास्ट में था मेरा 2p कॉस थीटा। तो बस अब क्या किए, रिजल्टेंट का स्क्वायर को हटा के इधर हम लोग रूट चढ़ा दिए। तो फाइनल जो आपको वैल्यू मिलता है, दिस इज योर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो मैं ये सभी को ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो है इसको रहने देते हैं कि कहाँ से वैल्यू आएगा आपको पता चलेगा, इतना रहने देते हैं। और फाइनल मुझे क्या मिला वैल्यू सर जी, तो फाइनल मुझे रिजल्टेंट इक्वल टू मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। मतलब अगर आपको नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई कनकरेंट, कोप्लेनर एंड नॉन कनकरेंट फोर्स रहता तो नॉन पैरेलल फोर्स रहता, क्या मैंने कहा, कनकरेंट एक पॉइंट से निकला हुआ, कोप्लेनर एक प्लेन पे, और नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। क्या नहीं मिला मुझे, वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू। चलिए अब रिजल्टेंट का वैल्यू तो मिल गया, एक आ जाता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, देखो मैंने जो यहाँ पे आपसे कहा कि एक मेरा क्यू फोर्स जा रहा है और एक मेरा यहाँ से पी फोर्स जा रहा है, तो कितना इसका एंगल है, कितना डायरेक्शन पे, किसके साथ, रिजल्टेंट जो यहाँ पे बनाया, बात कर रहे रिजल्टेंट का, कि रिजल्टेंट जो बनाया ना, रिजल्टेंट जो बनाया ये मेरा कितना एंगल से बनाया, कितना ऊपर ने नीचे है, किसके साथ, किसी भी साथ, क्यू के साथ या फिर पी के साथ। तो हम लोग लेते हैं इजी के लिए पी के साथ, पी जो हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना थीटा बना रहा है, या फिर थीटा तो हम लोग दोनों फोर्स के बीच में लिए हैं, तो इसको हम लोग फाई लेके चलते हैं। याद रखना दो फोर्स के बीच में, देखो दो फोर्स के बीच में, दो जो मेरा फोर्स था ना पी एंड क्यू, इसके बीच के एंगल का हम लोग लेते हैं थीटा। लेकिन जो मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट बना, जो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट बना, तो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग फाई लेके चलते हैं। आप कुछ भी लेके चलते हो लेकिन अधिकतर बुक में फाई लेके चलता है, और आप किसी के साथ ले सकते हो। ये मेरा क्यू के साथ यहाँ पे मैंने लिया, आप पी के साथ लो, ये फाई को आप यहाँ ले लो, इधर ले लो, तो आप उस वैल्यू को लोगे। लेकिन यहाँ पे मैं फाई लेके इधर लेके चला हूँ, और अधिकतर बुक में हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेके चलता है ताकि ईजी रहता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो जो कितना एंगल मेरा बनाया। तो अगर मैं यहाँ से देखो इस फिगर को फिर से आ जाए सर जी, इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ से देखो, देखो ये वाला फिगर देखना, ये वाला जो मैं हाईलाइट यहाँ पे ब्लू से पीला से किया, येलो से किया, इसको थोड़ा सा गौर से देखो और समझो। यहाँ से ये मेरा पी फोर्स था, ये मेरा क्यू फोर्स था,
और मेरा रिजल्टेंट यहाँ गया, रिजल्टेंट के साथ यहाँ पे फाई एंगल बनाया। अब ये फाई एंगल मुझे क्या करना, फाइंड आउट करना, फाई एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो फाई एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं। तो 10 इक्वल टू क्या था, पी बाई बी होता है कि नहीं। तो पी बाई बी, तो थोड़ा सा आप देखिए तो पी बाई बी कहाँ जाएगा, यहाँ से पी बाई बी कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से पी बाई बी देखो यहाँ पे क्या आया है, एक सेकंड हाईलाइट में करके दिखाता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू आया सी डी बाई ओ डी। बोलेंगे सर सी डी बाई ओ डी कहाँ से आया सर जी, तो आप देखो यहाँ से सी डी बाई ओ डी कहाँ से आया, सी डी बाई ओ डी कहाँ से, ये देखो मेरा सी डी और मेरा यहाँ रहा ओ डी, सी डी और ओ डी। क्यों, क्योंकि मैं इस वाले एंगल से फिर से अब मैं बात कर रहा हूँ, इसी एंगल जो मैं ग्रीन दिखाया और यहाँ पे एंगल फाई बन रहा है। तो एंगल ये मेरा फाई है, तो इसके लिए मैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जिस एंगल के सामने वाला मेरा पी होता है, नीचे मेरा बेस होता है, तो पी बाई बी, तो पी में क्या लेंगे, सी डी लेंगे, और बी में क्या लेंगे, ओ डी लेंगे। तो वही चीज़ मैंने टेन थीटा इक्वल टू, क्यों, क्योंकि अब हम लोग एंगल देखना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट कितना एंगल के साथ बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ, इस तरह कितना हॉरिजॉन्टल से एंगल में मेरा रिजल्टेंट आ रहा है, वो चीज़ जानना चाहते हैं। वो भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि यू नो दैट वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो हम लोग वैल्यू तो निकाल दिए, ये आपका वैल्यू है। यू नो दैट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें आपको डायरेक्शन भी जरूरत होता है और आपका वैल्यू भी। तो ये मेरा वैल्यू निकला, रिजल्टेंट वैल्यू। अब डायरेक्शन पता कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कि किस डायरेक्शन पे मैं लगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गया मेरा ये सी डी बाई ओ डी आ गया। अब देखो सी डी के जगह में सी डी पुट कर दिया, लेकिन ओ डी के जगह में ओ बी प्लस बी डी, वही चीज़ है, फिर से मैंने यहाँ लिया भाई। यहाँ पे देखो ओ डी देखो यहाँ पे ओ और बी आ रहा है ना, पहले ओ बी आ रहा है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ओ बी प्लस बी डी, ओ बी प्लस बी डी। तो बस मैंने वही किया, यहाँ पे क्या किया, ओ बी प्लस बी डी यहाँ पे कर दिया, नीचे में लिख दिया। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं, सी डी का वैल्यू निकाल चुके हैं और आपका बी डी का वैल्यू निकाल चुके हैं। देख लो यहाँ से, आप ही देखो यहाँ पे, देखो सी डी का वैल्यू निकाल चुके हैं और आपका बी डी का वैल्यू निकाल चुके हैं। सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा और बी डी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो बस उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बस सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा और बी डी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। और बचा ओ बी इक्वल टू, तो पी पहले से ही था, देखो यहाँ से ओ बी इक्वल टू पी था, ओ और बी के बीच में क्या है मेरा पी है, तो ये पी मैंने पुट कर दिया। तो बस और क्या हुआ, वैल्यू मेरा आ गया यहाँ से, दैट्स इट। तो मेरा फाइनल वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या निकला, फाइनल जो वैल्यू मेरा टेन थीटा इक्वल टू निकला मेरा क्यू साइन थीटा प्लस आ गया पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और ये क्या निकला, दिस इज जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, कितना एंगल के साथ रिजल्टेंट मेरा डायरेक्शन मेरा बना रहा, किस एंगल में बना रहा, किस डायरेक्शन में मेरा बना रहा, वो मेरा इससे फाइंड आउट हुआ। समझ आया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो रिजल्टेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का, पैरेलल जो नहीं रहता है उसका, जो किसी एंगल में रहता है उसका रिजल्टेंट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब कुछ केसेस के बारे में बात करता हूं। अब निचोड़ क्या निकला जो हम लोग अभी तक पढ़े। हाँ, आई होप सो आप लोग को मजा लगा होगा, सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, डोंट वरी, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जो पढ़े ना उसका हम लोग निचोड़ जानना चाहते हैं। निचोड़ होता है ना भाई, आप कोई कहानी आप सुनते हो उसका एक सारांश होता है कि कोई कहानी सुनाया जाता है, बचपन में मम्मी पापा सुनाते थे, लास्ट में क्या कहे भाई, लालच नहीं करना चाहिए, है ना, अच्छे बच्चे बनना चाहिए, माँ का बात सुनना चाहिए, बड़े का बात सुनना चाहिए, कहानी का एक सारांश होता है। सेम इसी तरह अभी जो हम लोग इतना पढ़े इससे क्या निकला। तो चलिए केस नंबर 1 लेते हैं जो हम लोग अभी इससे सीखें। इससे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फिर से लेते हैं, ये मैंने लिया क्यू फोर्स था इधर, क्यू इधर पी लिया, दो फोर्स, लेकिन इस बार दोनों के बीच में हम लोग जो है क्या लिए, एंगल 90 डिग्री दिए। देखो यहाँ पे मेरा क्या है, एक सेकंड समझना, अब तो आप इजी तरीके से समझ जाओगे। मैंने क्या की लिया, यहीं से देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। एक मैंने फोर्स लिया Q और एक मैंने फोर्स लिया P, लेकिन इस बार एंगल हम लोग कितना लिए, 90 लिए। रिजल्टेंट का एंगल नहीं बात कर रहे, वो फाई से दिखाएंगे, ये थीटा का बात कर रहे, थीटा इक्वल टू थीटा, दोनों बीच के एंगल का हम लोग कितना लिए, यहाँ पे 90 लिए। तो मेरा आर का वैल्यू कितना आएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, और tan फाई का वैल्यू, या फिर बोल सकते हो फाई इक्वल टू फाइनली निकालेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ द वैल्यू और रिजल्टेंट ऑफ वैल्यू क्या निकलेगा। आपको कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट का जो आया था ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना 90 थीटा के जगह में। सेम इसी तरह इस जगह पे हम लोग देखो जहाँ थीटा वहाँ पे हम लोग 90 पुट कर देंगे, यहाँ भी 90 पुट करेंगे, तो साइन 90 और कॉस 90 आपका वैल्यू मिल जाएगा। बस क्या किया बोलेंगे सर इसमें क्या चेंज किए हैं, बस मैंने पी और फ्यू का फोर्स जो है वो चेंज कर दिया। ध्यान से देखो पहले कैसा था, अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहले फोर्स आपका इस तरह से था, पी क्यू फोर्स और आपका पी फोर्स, मतलब इसके बीच में जो एंगल था ना, ये जो एंगल था थीटा का वैल्यू था वो 90 से कम था, लेस देन 90 था,
90 से कम था, लेकिन क्या किया मैंने, क्यू को थोड़ा सा यहाँ ले गया, मतलब अब दोनों के बीच में 90 है, तो अब थीटा का खाली वैल्यू पुट करोगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, समझ गए कि भाई कुछ भी एंगल चेंज करे, बस थीटा का वैल्यू हम लोग चेंज कर देना, तो आपका दोनों का दोनों वैल्यू निकल जाएगा। आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, आर इक्वल टू जस्ट मैंने अभी निकाला क्या, देखो यहाँ से, ये इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या निकाले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही चीज़ हम लोग निकाले, रूट अंडर रिजल्टेंट निकाले थे। तो अभी हम लोग देखें जब दोनों के बीच में 90 रहेगा सर, तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह में 90 पुट कर देंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू मेरा 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू मेरा हो जाता है 0। तो जब यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा कट के खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ओनली क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे रिजल्टेंट मैंने लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बात समझ आया कि नहीं आप लोग को, चलिए तो यहाँ से ये मेरा कट जाएगा, तो ओनली मेरा रिजल्टेंट क्या बचेगा, मैं मिटा के लिख देता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि 2pq कॉस थीटा जो है कॉस 90 के चलते 0 हो गए, पूरा वैल्यू खत्म हो गया। तो इस तरह से रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरह करके वैल्यू जितना एंगल दिएगा आप उससे पुट करके, तो पहला आ गया। अब बात करें tan फाई का, सेम इसी तरह देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो अगर मैं बात करूँगा tan फाई का, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू साइन थीटा प्लस हो जाता है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे पुट क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे क्यू प्लस सर क्यू साइन 90, और नीचे में क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू कॉस 90, यही तो करेंगे ना। आपको पता होना चाहिए साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो साइन 90 का वैल्यू 1, ऊपर में तो वैल्यू मुझे 1 मिलेगा, लेकिन नीचे में पूरा का पूरा वैल्यू मेरा 0 कट हो जाएगा, तो नीचे में ओनली p बचेगा और ऊपर में मेरा q बचा, तो q बाई p आपका आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं, देखो इसको 90 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे, ये पूरा कट के 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 आएगा, तो बचेगा क्या, q और p बचा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस फाई tan फाई इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या आएगा, q डिवाइड बाई p। सभी को मुझे इरेज करने दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा हट गया सारा का सारा, तो यहाँ से हम लोग समझे कि मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू ये आ जाएगा और tan फाई का वैल्यू। देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए आप लोग को बता दिया हूँ कि साइन 90 और कॉस 90 का वैल्यू जो है वो मेरा क्या हो जाता है। चलिए ये मेरा पहला जो अभी सीखे उससे। अब बात करते हैं थोड़ा सा अगर एंगल रहा था सर तब क्या लेंगे, तो वही वाला कंडीशन तो लिए थे, ये कंडीशन को पूरा पूरा स्टडी किए कि रिजल्टेंट को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा रूट अंडर में रहता है, और tan थीटा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्यू साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ कन्फ्यूजन आप लोग को होगा, क्या होगा सर, यहाँ पे कहा आपने क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ पी ही लेना या क्यू ही लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस वाले में आपको समझ में आ जाएगा, जब इन दोनों में क्या, दोनों में कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है, दोनों में क्या नज़र आ रहा, कोई बच्चा है मुझे, क्या आप लोग को यहाँ पे कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, देखो क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे खाली ये देखो, ये जो मेरा फोर्स था ना, ये मेरा क्यू फोर्स था, ये वाला फोर्स मेरा पी था, इस वाले फिगर में मैंने इसको पी बना दिया, इसको क्यू बना दिया। ऊपर वाले को देखो यहाँ पे, ऊपर वाला पहले क्या था, ऊपर वाला पहले क्यू था, लेकिन इस वाले में मैंने ऊपर वाले को पी बना दिया है। तो इससे चेंज क्या होगा, रिजल्टेंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, फिर भी रिजल्टेंट मेरा सेम होने वाला, आप देख सकते हो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। चेंज जो आएगा ना वो मेरा आता किस में है, tan थीटा में। अब इसको लिखना मैं आपको सिखाता हूँ, देखो कैसे। फर्स्ट केस यहाँ पे ले लेता हूँ कि क्या करता हूँ, ये मैंने इसको ले लिया p और इसको ले लिया q, और रिजल्टेंट मेरा कहीं बनेगा बीच में, मान लो रिजल्टेंट बना और रिजल्टेंट के साथ एंगल बनाया फाई, तो फाई वाला ही निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट जो एंगल बना वो निकाल रहे हैं, तो tan फाई। तो tan फाई इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, जिसके साथ देखो ये p था और ये q था, एक सेकंड, नीचे वाला मेरा q है, अच्छा q मैंने यहाँ पे लिखा q है, नीचे वाला मेरा q है, तो tan फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, समझो किस तरीके से आप लोग इसको लिखोगे। देखो हमेशा ये करेंगे जिसके साथ मेरा टच रहेगा ना रिजल्टेंट, उसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे। तो आप देखो ये रिजल्टेंट जो किसके साथ टच कर रहा है, फाई किसके साथ टच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब क्यू के साथ, तो क्यू को नहीं लेना, तो किसको लेना, पी को लेना, पी, और ऊपर में हमेशा साइन थीटा ही लेने वाले हैं। क्या लेंगे, साइन थीटा ऊपर में, नीचे में कॉस थीटा। पहले क्या था, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, तो पहले साइन आता, ट्रिक समझो, ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने का। तो पी पहले लिखे जिसको टच नहीं कर रहा है, फिर देखे साइन थीटा, और नीचे में इसी को फिर से लिख देंगे पी कॉस थीटा, एक बार ऊपर में पी साइन थीटा, नीचे में पी कॉस थीटा। पी क्यों लिए, जो टच नहीं हो रहा, और एक बार ऊपर में साइन, एक बार नीचे में कॉस, हो गया। और प्लस करके यहाँ पे जो टच कर रहा उसको लिख देना नीचे में, नीचे में किसको टच कर रहा, क्यू को टच कर रहा, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया,
बस हो गया क्लियर। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप पॉज करो और बनाओ इसको। अगर मैंने यहाँ पे क्यू कर दिया, देख के नहीं अपने से बनाना, और यहाँ पे पी है, और इस बार मेरा रिजल्टेंट आ रहा कहाँ पे, यहाँ रिजल्टेंट है, ये मेरा रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट के साथ फाइव बना रहा है। तो अब tan फाइव इक्वल टू निकालो, क्या निकलेगा, tan फाइव इक्वल टू, तो देखो पहली बात किसके साथ टच नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये मेरा फाइव जो है ना वो टच कर रहा पी के साथ, टच नहीं कर रहा क्यू के साथ, तो ऊपर में लिखेंगे क्यू साइन थीटा, तो ऊपर में क्यू साइन थीटा, नीचे में क्यू कॉस थीटा, ये तो आप समझ गए होंगे, ऊपर में एक बार साइन, नीचे में कॉस, और क्यू क्यू रहा, और किसके साथ टच कर रहा, पी के साथ टच कर रहा, तो बस यहाँ पे हम लोग प्लस पी कर देंगे, प्लस पी कर देंगे, बस हो गया, दैट्स इट। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, तो दोनों में यही देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में भी वही अंतर है, इन दोनों में नीचे वाले में वही अंतर आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, यहाँ पे देखो, अगर आप फर्स्ट वाले देखोगे तो फर्स्ट वाले में ऊपर में क्या है, क्यू है, क्यों है क्यू, क्योंकि क्यू से टच नहीं कर रहा है। नीचे वाला देखो यहाँ पे पहले पी है, क्यों पी है, क्योंकि पी से टच नहीं कर रहा है, कौन, रिजल्टेंट का एंगल। इसी तरह पी साइन थीटा, उसी तरह यहाँ पे क्यू कॉस थीटा, उसी तरह पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, और जिसे टच कर रहा है नीचे में बस उसको लिख दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड करते हैं tan फाइव इक्वल टू, ठीक है। अब इससे क्या आता है, आपको वैल्यू पुट कर देना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर आएगा। डायरेक्ट बोलेगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, अगर ये डाटा दिया रहेगा, या फिर बोल देगा कि पी फोर्स है, क्यू फोर्स है, तो आप लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझें कि कैसे हम लोग डील करते हैं अगर मेरा एंगल जो है वो चेंज करता है, रिजल्टेंट देता है, किसी को भी नेम अगर चेंज करता है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, यहाँ आपको सीखना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, चलिए। हाँ, एक और एक कंडीशन काफ़ी अच्छा आता है, कंडीशन ये आता है कि अगर मेरा पी एंड क्यू है, देखो आपको पूछा जाता है, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है लेकिन हम लोग समझते हैं, आपको ये पूछा जाएगा कि एक मेरा फोर्स यहाँ पे पी था, एक फोर्स मेरे यहाँ पे क्यू था। चलो मैं हाईलाइटर से दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो एक मेरा फोर्स यहाँ पे पी था, एक फोर्स मेरे यहाँ पे क्यू था, और रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं बन रहा, रिजल्टेंट के साथ फाई है। अच्छा, थीटा और फाई तो एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई अंतर नहीं है। जब भी आप दो फोर्स लोगे, ये मेरा पी फोर्स रहा, ये मेरा क्यू फोर्स रहा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा ना उसको हम लोग थीटा लेके चलते हैं, और जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको फाई लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्सेस के बीच में जो थीटा रहता है ना वो रहता है एंगल, फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा, और रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल रहता है वो मेरा फाई रहता है, क्लियर, ठीक है। चलते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, क्या पूछा जाएगा। इस पेज में चलते हैं, इस पेज में देखो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये आपको दे दिया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा बताइए थीटा का वैल्यू जो है, ये मैंने तो लिख दिया है, थीटा का वैल्यू हमको कब मैक्सिमम मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका है। हमको रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम कब मिलेगा, आपको बोलेगा रिजल्टेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस थीटा के वैल्यू में मिलेगा, आपको फाइंड आउट करना थीटा का वैल्यू। यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है कि अगर मैक्सिमम निकालना है तो आर का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, और थीटा का वैल्यू जब 180 रहेगा तो मिनिमम मिलेगा। अब देखो एकदम बच्चा वाला चीज़ में अगर बताओ ना तो आप लोग एक लाइन पे समझ जाओगे, कैसे समझना थोड़ा सा, ठीक है, समझना थोड़ा कैसे। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा एक फोर्स रहा, पैरेलल फोर्स का बात करते हैं, और मेरा जस्ट सेम डायरेक्शन पे और एक फोर्स जा रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, हम लोग करते क्या थे, तो सर हम लोग दोनों को जोड़ देते थे, मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये मेरा अगर P रहेगा, ये मेरा Q रहेगा, तो सर जी हो जाएगा P प्लस Q। एंड अगर मेरा ये पहला हो गया, और दूसरा लेते हैं कि एक मेरा फोर्स इधर जा रहा है P, और Q फोर्स मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस टाइम पे रिजल्टेंट आप क्या करोगे, तो माइनस कर देते हो, बड़ा से छोटा, अब जो भी बड़ा रहेगा उससे छोटा हो जाएगा। तो आप खुद बोलो बड़ा कौन होगा, तो जो सेम डायरेक्शन में जाएगा वो बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं। चलिए ठीक है, अब ये चीज़ अगर समझ में आ गया कि सेम डायरेक्शन में बड़ा होता है, अब थोड़ा समझो, अब समझो यहाँ पे हम लोग दो फोर्स जो ले रहे थे, अभी तो हम लोग दो ही फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, दो फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं कि भाई देखो ये मेरा रहा, और कुछ मेरा एंगल जा रहा है, ये कुछ एंगल रहा, थीटा गया, P और Q फोर्स के बीच का एंगल, कुछ मेरा और ऊपर जाएंगे तो थीटा एंगल और बढ़ जाएगा, कुछ हम लोग 90 भी लिए थे, ये 120, 160, और लास्टली मेरा 180, अगर दोनों इस तरह हो गया तो 180। तो आप खुद ही बोलो मैक्सिमम और मिनिमम कब आएगा, तो आप बोलोगे सर जी अगर मेरा इस डायरेक्शन पे गया, एक फोर्स मेरा P इसी डायरेक्शन में गया और Q भी इसी डायरेक्शन पे गया, तो P और Q अगर सेम डायरेक्शन पे रहेगा तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाला, बड़ा मिलने वाला, क्योंकि P और Q जुड़ जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट। लेकिन
कम कब मिलेगा? क्योंकि देखो जैसे एंगल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, अभी भी एंगल है, लेकिन जब इस एकदम पूरा का पूरा अपोजिट डायरेक्शन चल जाएगा ना, देखो ये मेरा मान लो क्यू पी है, तो ये नीचे क्यू था, ये पी यहाँ गया, फिर ये पी यहाँ गया, फिर ये पी यहाँ गया, पी यहाँ गया, पी यहाँ गया, फिर पी यहाँ गया। लेकिन जब पी अपोजिट मेरा पी चल जाएगा, क्योंकि क्यू इधर जा रहा है और पी अपोजिट चल गया, दोनों अपोजिट, तो अब क्या होगा रिजल्टेंट में P माइनस क्यू होगा। तो आप बताइए ये ज़्यादा मिलेगा फिर ये ज़्यादा, माइनस वाला तो ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो यानी कि जब दोनों अपोजिट चल गया तो वैल्यू कम मिलेगा, और अपोजिट करने का मतलब एंगल कितना बना रहा है 180 का, 180 का। और मेरा पॉजिटिव कब हुआ? जब इसी लाइन पे दोनों लाई करेगा, क्योंकि जब डिग्री स्टार्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों को फट से जोड़ दिए, पैरेलल बन गया। तो यानी कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले रहे हैं तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। वही यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जब हम लोग 0 लेते हैं थीटा का वैल्यू, तो मेरा वैल्यू मैक्सिमम मिलता है। लेकिन जब थीटा इक्वल टू 180 लेते हैं, मतलब जस्ट घुमा के अपोजिट डायरेक्शन पे, तो मेरा घट के हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, ये हो गया वन लाइनर तरीके से समझने का। अब हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं वैल्यू पुट करके। वही वैल्यू कौन सा जो आपको पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा रूट अंडर, और tan फाई इक्वल टू जो भी हम लोग लेते हैं पी साइन थीटा प्लस क्यू प्लस पी साइन थीटा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि मेरा सही में ये चीज़ वैल्यू होता है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर हम लोग थीटा 0 लेके चलते हैं, थीटा 0 मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कि क्यू फोर्स भी इधर जा रहा है और पी फोर्स भी इधर ही जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू 0 है, क्योंकि दोनों सटा हुआ है, दोनों जो वैल्यू है वो आपस में सटा हुआ इस तरह करके। ये देखो धीरे धीरे मेरे तरफ देखिए, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री इस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ 90 पहुँच गया। फिर ऐसे ऐसे तो ऐसे जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन तो घट जाता है, तो घट कम हो गया, और इधर आ गया तो दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ गया तो बड़ा हो गया। लेकिन प्रूव कर रहे हैं पहले दोनों डायरेक्शन में सटा के 0 डिग्री। ठीक है, रिजल्टेंट हम लोग को पता है ये चीज़ होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह में 0 आ जाएगा, मतलब 2p क्यू कॉस थीटा। और हम लोग को पता है कि कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये तो कट के मेरा 1 आ जाएगा, मतलब बचेगा क्या 2p क्यू, यही बचेगा। तो देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से ये कहीं आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा आ रहा है। ये अगर ए भी मान ले p और q को, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया। तो मैंने जस्ट कर दिया यहाँ पे क्या, देखो यहाँ से इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ कि मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट अंडर तो पहले से था, तो ये स्क्वायर और रूट कट गया, तो कट क्या आपका बचेगा क्या, r इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसीलिए रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे क्या निकला, p प्लस यहाँ पे q निकला। क्या निकला यहाँ पे, p प्लस क्यू। तो अभी सबको थोड़ा सा इरेज करने दीजिए, और फाइनली आपको क्या मिला कि जब हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 0, तो यू विल गेट रिजल्टेंट क्या निकलता है मेरा p प्लस क्यू, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे है। और सिंपल समझने के लिए सर जी सेम डायरेक्शन में रहा, मैंने जोड़ दिया, खत्म खेल। तो मैंने प्रूव करने के लिए बताया। अब देखो tan फाई का वैल्यू देख लेते हैं। tan फाई क्या होता है, p साइन थीटा प्लस q प्लस p साइन थीटा। अब बोलेंगे सर कैसे लिखे हम लोग, वही चीज़ याद करो, यहाँ पे याद करो सर जी मेरा किसके साथ सटा हुआ नहीं है, p के साथ सटा हुआ नहीं है, तो ऊपर में लिखेंगे p साइन थीटा, नीचे भी लिखेंगे p कॉस थीटा, और किसके साथ सटा हुआ, q के साथ, तो q फोर्स को हम लोग यहाँ पे प्लस करके लिख दिए, दैट्स इट। ओके, तो बात करते हैं अब हम लोग आगे। वैल्यू क्या था सर जी, थीटा इक्वल टू 0 पुट करना था, तो साइन थीटा इक्वल टू होता 0, तो पूरा का पूरा ऊपर में तो वैल्यू 0 हो गया, और कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो कॉस 0 इक्वल टू 1, तो ऊपर में कुछ बचा नहीं तो 0, तो 0 अपन कुछ भी जो हम लोग लेते हैं ना, जैसे एक ही आया या फिर q प्लस कुछ आया, तो 0 अपन कुछ भी लेंगे तो मेरा आ जाता है 0 वैल्यू, हमेशा याद रखना। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, एक होता है 0/1, एक होता है 1/0, इन दोनों में अंतर क्या है देखो। अगर आप बोलिएगा 0/1 तो ये तो हो जाता है 0, लेकिन 1/0 होता है इन्फिनिटी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग होता है। ये इन्फिनिटी होता है मतलब अनडिफाइंड। आप बोलेंगे सर कैसे, ये तो मुझे बताइए। समझो, अगर ये मेरा 0 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो आप बताओ क्या डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप 1 को जैसे 2 दूनी के 4, तो 2 बार गिने तब तो 4 हुआ। अगर आप कसम खा लो हमको गिनना ही नहीं है, तो आप क्या 0 ही तो होगा, आप काउंट ही नहीं करोगे। तो अगर 1 जा 1 होता है, 1 2 जा 2 होता है, तो 1 0 जा 0 होगा। तो देखो ये पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब 0 हुआ। लेकिन अब बात करो तो 1/0, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। 1/0 को करके देखो तो कभी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 1 को आप डिवाइड करना चाहते हो 0 के साथ, आप अगर 0 को 1000 बार भी गुना करोगे तो 0 ही आएगा। जैसे हम यहाँ पे करेंगे मान लो 85 बार 0 को, तो 0 × 85 फिर भी 0, ये 1 आ ही नहीं सकता। इसलिए इसको इनफाइनाइट में शायद हो सकता है, इसलिए इसको अनडिफाइंड कहते हैं या फिर इनफाइनाइट कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे 0/1 है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 0।
तो tan phi इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे। चलिए ये चीज़ हो गया। अब सेम हम लोग करते हैं, थीटा इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं आपका 180, थीटा को क्या ले लेते हैं हम लोग 180। तो केस नंबर सेकंड ले लिए 180। अच्छा सर आप बोलेंगे सर दो ही केस क्यों लिए, क्योंकि मेरा फोर्स जो है यहाँ से जब स्टार्ट करता तब तो भाई स्टार्ट ही नहीं किया पी और क्यू, तो 0 पहले ले लिए, और सबसे ज़्यादा क्या पी जा जाके मैक्सिमम मेरा यहीं जाएगा अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसीलिए स्टार्टिंग और फर्स्ट वाला में लिए, यही मेरा मिनिमम और मैक्सिमम दे सकता दोनों में से, तो दोनों में कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, थीटा का वैल्यू 180 ले लिया, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, पी अगर इधर जा रहा है तो क्यू मेरा अपोजिट में जा रहा है, वैल्यू पुट करके देख रहे हैं। तो वही 2pq मतलब रिजल्टेंट निकाले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा यानी कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है मेरा -1 होता है। तो यहाँ देखो अगर मैं बात करूँगा, देखो -2pq क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, पी स्क्वायर, एक सेकेंड, देखो रूट अंडर क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और कॉस 180 कॉस थीटा, यहाँ 180 लिए तो 180 का वैल्यू माइनस, तो ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस को बाहर में ले आएंगे तो -2pq आ जाएगा, तो वही -2pq यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखो ये फिर से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, p माइनस क्यू बचा यहाँ पे। तो यहाँ देखो रिजल्टेंट क्या माइनस में आ रहा है, यहाँ क्या आया था प्लस में आया था, इसीलिए मैंने कहा जब 0 लेता है तो मेरा ज़्यादा रिजल्टेंट मिलता है। और अगर tan phi का बात करेंगे यहाँ भी 0 ही मिलता है, क्योंकि ऊपर में फिर से 0 हो जाना है तो 0 ही मेरा मिलेगा। तो tan phi तो दोनों में सेम आता है, दोनों का दोनों क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, बट इन द केस ऑफ रिजल्टेंट मेरा 0 डिग्री के वैल्यू में रिजल्टेंट ज़्यादा आता है। तो याद रखना, अगर आपको बोलेगा रिजल्टेंट का वैल्यू कब मैक्सिमम मिलता है, तो जब 0 डिग्री लेते हैं हम लोग, दोनों फोर्स के बीच के एंगल में बात कर रहा हूँ, दोनों फोर्स के बीच का, क्योंकि यहाँ पे थीटा फाई नहीं है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये फाई नहीं है। फाई बेसिकली आता है रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, चाहे हॉरिजॉन्टल रहे या फिर ऊपर वाला एंगल के साथ, तो रिजल्टेंट का एंगल है, वो एंगल नहीं ले रहे हैं हम लोग, थीटा ले रहे हैं, और थीटा क्या है, दोनों फोर्स के बीच के एंगल हम लोग ले रहे हैं, ये जो P फोर्स है और Q फोर्स है इसके बीच के एंगल हम लोग थीटा, उस एंगल का बात कर रहा है। अब ये इधर चल जाएगा तो इस थीटा को हम लोग 90 ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फोर्सेस के बीच के एंगल का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो रिजल्टेंट मुझे मिलता है सबसे ज़्यादा, और जब हम लोग थीटा का वैल्यू लेते हैं 180 तो मुझे मिलता है रिजल्टेंट मिनिमम। आई होप सो करा। देखो 3-4 आपको क्लास जो है सिर्फ गर्म करने में लग जाएगा मैकेनिक्स को, मतलब मेन मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले ये सभी चीज़ को पढ़ना। अब ये मत समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस गलतफहमी में मत रहना। मैं बोल रहा हूँ कि इसको गर्म करने में टाइम लगेगा, यहाँ से भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आगे जो पढ़ेंगे ना वो काफ़ी ईजी लगेगा, न्यूमेरिकल वगैरह सब बनाएंगे, तो आप लोग आई होप सो कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, ये चीज़ हम लोग का था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, अभी मैं बताते चलूँगा, तो मिलिए नेक्स्ट क्लास में। आई होप्स आप लोग को मज़ा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि मैकेनिकल का क्लास चल रहा है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, मैकेनिक्स हम लोग सर पढ़ा रहे हैं और कंप्लीट में आपको बताऊंगा, सब मैं पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको A to Z। चाहे तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, देखो ये आपका क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करने निकालूंगा। इसके बाद आप देख सकते हो ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन, देखो ये आपका यूपी आर्मी ए में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, इसको फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन है, तो मैं बहुत सारा चीज़ बताऊँगा और A to Z पढ़ाऊँगा। तो आप लोग को क्लास को कंटिन्यू देखना, डेली आपको लाइव देखना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, और आप लोग क्लास को देखने के लिए, आप लोग क्लास को एंजॉय कीजिए, देखिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो मुझे बताइए, किसी चीज़ का इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो मुझे चाहिए। अगर पर्सनली कमेंट करना तो टेलीग्राम में आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट रहेगा क्वेश्चन का तो मैं आपको सब चीज़ का रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।